जीवन में हजारों लड़ाई जीतने से बेहतर है स्वयं पर विजय प्राप्त करना। यदि हम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लें तो फिर जीत हमेशा हमारी होगी। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 89 लोकसभा सीट पर होगा मतदान। राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हेमा मालिनी और अरुण गोविल समेत 1210 प्रत्याशियों की किस्मत होगी दांव पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च शिक्षा पर QS की विश्व रैंकिंग में भारत के प्रदर्शन को बताया उत्साहवर्धक। प्रधानमंत्री QS के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नुंजियो क्वाक्वेरेली से भी मिले। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, भविष्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान दिए जाने से भारत की युवा शक्ति को होगा लाभ। सरकार बड़े स्तर पर अनुसंधान, अध्ययन और नवाचार पर दे रही है ध्यान। विश्व स्तरीय मेडिकल शिक्षा और चिकित्सा सेवाएं देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की प्रशंसा। उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश के चौथे दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। गंगा आरती में भी हुई शामिल। आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में भारतीय वन सेवा 2022 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के दीक्षांत समारोह में होंगी मुख्य अतिथि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित 14वें मैनेजिंग इंडिया अवार्ड समारोह को किया संबोधित। कहा, उद्योग के कार्यबल में कौशल निर्माण है बहुत जरूरी। विघटनकारी प्रौद्योगिकियों ने मानव गतिविधि के हर पहलू में पेश किए हैं अवसर और चुनौतियां। इसके विकास के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आसियान फ्यूचर फोरम के पहले संस्करण को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया संबोधित। कहा, सशक्त दक्षिण पूर्व एशिया देशों का संगठन आसियान हिंद प्रशांत क्षेत्र में निभा सकता है रचनात्मक भूमिका। आसियान भारत की पूर्वोन्मुखी नीति के केंद्र में और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्तंभ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल यानी शुक्रवार को मतदान होने वाला है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार आज थम जाएगा। दूसरे चरण में 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 89 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को मतदान होने वाला है। इसमें केरल में 20, कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8, मध्य प्रदेश में 7, असम और बिहार में 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3-3 और त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट पर मतदान होने वाला है। 26 अप्रैल को लोकसभा की इन सभी सीटों पर मतदान होगा। राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हेमा मालिनी और अरुण गोविल समेत 1210 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर होगी। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के मतदान के लिए 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1351 उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। इस चरण के लिए 2963 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से 1351 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के मतदान के लिए 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 95 संसदीय क्षेत्रों, जिसमें 29 बैतूल सहित के लिए कुल 2963 नामांकन दाखिल किए गए। सभी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तीसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल थी। दाखिल किए गए सभी नामांकनों की जांच के बाद 1563 नामांकन वैध पाए गए हैं।
तीसरे चरण में गुजरात में 26 संसदीय क्षेत्रों से अधिकतम 658 नामांकन फॉर्म भरे गए। इसके बाद महाराष्ट्र में 11 संसदीय क्षेत्रों से 519 नामांकन भरे गए। महाराष्ट्र में 40 उस्मानाबाद संसदीय क्षेत्र में अधिकतम 77 नामांकन फॉर्म भरे गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 5 बिलासपुर संसदीय क्षेत्र में 68 नामांकन फॉर्म प्राप्त हुए। आम चुनाव में जोरदार भागीदारी के लिए मतदाताओं के बीच जागरूकता जगाने के लिए जिला चुनाव प्राधिकरण श्रीनगर द्वारा व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी के तहत एशिया के सबसे बड़े और विश्व प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन में एक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखते हैं इसकी झलक। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च शिक्षा पर क्वाक्वेरेली साइमन क्यूएस की विश्व रैंकिंग में भारत के प्रदर्शन को उत्साहवर्धक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान दिए जाने से भारत की युवा शक्ति को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि सरकार बड़े स्तर पर अनुसंधान, अध्ययन और नवाचार पर ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यूएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नुंजियो क्वाक्वेरेली से मुलाकात भी की। क्वाक्वेरेली ने घोषणा की कि आगामी कुछ सप्ताह में क्यूएस भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था के साथ विषयवार क्यूएस की अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की नवीनतम रैंकिंग के कुछ परिणामों को साझा किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सभी G20 राष्ट्रों में इस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपने प्रदर्शन में श्रेष्ठ सुधार का परिचय दिया है। भारत के विश्वविद्यालय विश्व में तेजी से अपनी साख बनाते हुए अनुसंधान केंद्रों में शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व स्तरीय मेडिकल शिक्षा और चिकित्सा सेवाएं देने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की प्रशंसा की है। राष्ट्रपति उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश के चौथे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। उस दौरान ही उन्होंने ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि किसी की जान बचाने से जो संतोष मिलता है उसे केवल एक डॉक्टर ही समझ सकता है। डॉक्टर के रूप में आप सबको स्वास्थ्य रक्षक और प्राण रक्षक की भूमिका निभाने का अवसर मिला है। आपने जो करियर चुना है वो केवल एक प्रोफेशन नहीं है बल्कि एक मिशन है। राष्ट्रपति ने चिकित्सा क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलावों का उल्लेख करते हुए मेडिकल छात्रों से अपने आप को इन बदलावों के अनुरूप ढालने का आग्रह भी किया। आप सभी विद्यार्थियों ने अपने प्रतिभा सिद्ध कर दी है। आप सबको हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के रूप में अपनी निष्ठा सिद्ध करनी है। मैं चाहूँगी कि आपके मरीज आपको एक्सपर्ट क्लिनिकल टच के साथ साथ आपके स्पेशल हीलिंग टच के लिए भी याद करें। मरीजों का और उनके परिवारजनों का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करना आपकी सबसे बड़ी कमाई होना चाहिए। किसी की जान बचाने से जो संतोष मिलता है उसे केवल एक डॉक्टर ही समझ सकता है। डॉक्टर के रूप में आज आप सबको स्वस्थ रक्षक और प्राण रक्षक की भूमिका निभाने का अवसर मिला है। आपने जो करियर चुना है वो केवल एक प्रोफेशन नहीं है बल्कि एक मिशन है।
मानवता की अनवरत सेवा करने का अभियान भी है। दीक्षांत समारोह में 598 छात्रों को उपाधि प्रदान की गई। असाधारण प्रतिभा वाले छात्रों को 14 स्वर्ण पदक सहित 16 पदक दिए गए। समारोह के बाद राष्ट्रपति ने परमार्थ निकेतन के गंगा घाट पर गंगा आरती में भी हिस्सा लिया। इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित 14वें मैनेजिंग इंडिया अवार्ड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत अवसरों की भूमि है। दुनिया विघटनकारी प्रौद्योगिकियों की गति, पैमाने, जटिलता और परिवर्तनकारी शक्ति से जूझ रही है। अब विज्ञान कथाएं तेजी से विज्ञान तथ्यों का रूप ले रही हैं। इन प्रौद्योगिकियों में मौजूदा आर्थिक क्षेत्रों, कार्य के सिद्धांतों, उत्पादन और उपभोग को बदलकर व्यापक सामाजिक परिवर्तन लाने की क्षमता है। इन तकनीकों का उपयोग करना और चुनौतियों को अवसरों में बदलना बहुत आवश्यक है। It seems, and we can feel it, we are at the threshold of equivalent of another industrial revolution. The world is grappling with the speed, scale, complexity, and transformative power of these technologies. Now, science fictions are fast taking shape of science facts in our own lifetime. And technology fusion now is the main driver. Historically, technological innovations have been considered as the main drivers for sustainable economic development and geometric productivity growth. Now the new breed, disruptive technologies, is required to be harnessed for substantial role in wealth creation and social political stability. These technologies, my friends, have potential to cause broader societal transformation by changing the existing economic sectors, tenets of work, production and consumption. It lies, friends, in your domain. Those who are here and connected with your domain, it lies in your domain to harness these technologies and convert challenges into opportunities. दूसरी ओर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में सैनिक स्कूल घोड़ा खाल के कैडेट से मुलाकात की। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि सैनिक स्कूल की यही खासियत है कि वो आपके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये देश का अमृत काल है। उन्होंने ये भी कहा कि साल 2047 तक भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो जाएगा। ये अमृत काल है। 2047 में जब भारत आजादी का शताब्दी पूर्व मना रहा होगा और जब आप समाज और व्यवस्था में सही स्थान पर होंगे, you will see India a developed nation, a global leader. ये जो मैराथन मार्च है 2047 की, इसके आप सबसे जबरदस्त सिपाही हो। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत का विश्वास है कि सशक्त दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान हिंद
प्रशांत क्षेत्र में रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। आसियान फ्यूचर फोरम के पहले संस्करण को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत की हिंद प्रशांत महासागर की पहल और इस क्षेत्र पर आसियान देशों का समन्वय व्यापक सुरक्षा चुनौतियों के लिए मजबूत तंत्र प्रदान करता है। विदेश मंत्री ने कहा कि आसियान भारत की पूर्वोन्मुखी नीति के केंद्र में है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब समय आ गया है कि अल्प विकसित और विकासशील देशों के समूह अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बड़ी भूमिका निभाएं। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि नौवहन, विमानन और निर्बाध वाणिज्यिक स्वतंत्रता का सभी देश सम्मान करें और उसे सुगम बनाएं। क्वाड संगठन की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि क्वाड नेता आसियान देशों को लगातार अपना अटूट समर्थन देते रहे हैं। India and ASEAN are neighbors, sharing millennia-old cultural and civilizational linkages. The ASEAN-India relationship, which has now entered its fourth decade and has matured into a comprehensive strategic partnership, is based on shared values and common aspirations. Excellencies, ASEAN is at the heart of our Act East policy and is a crucial pillar in India's wider Indo-Pacific vision. We support ASEAN unity, ASEAN centrality, and the ASEAN outlook on Indo-Pacific. India truly believes that a strong and unified ASEAN can play a constructive role in the emerging regional architecture of the Indo-Pacific. The synergy between India's Indo-Pacific Oceans Initiative, IPOI, and the ASEAN Outlook on Indo-Pacific, AOIP, that is reflected in our ASEAN-India Leaders' Joint Statement, provides a strong framework for cooperation, including in addressing challenges to comprehensive security. India was among the first to accede to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, indicating our collective resolve towards maintaining peace, prosperity and stability in the region. भारत लगातार अपनी मिसाइल शक्ति बढ़ाने में लगा है। देश सैन्य क्षमताओं को मजबूत करते हुए नए नए मिसाइल्स का परीक्षण कर रहा है। इसी बीच देश ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल के नए संस्करण को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। हवा से सतह तक मार करने वाली ये मिसाइल 250 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमान के तहत बैलिस्टिक मिसाइल के प्रक्षेपण ने परिचालन क्षमता को साबित किया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण की गई मिसाइल इजरायली मूल की क्रिस्टल मेज 2 एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय वायुसेना द्वारा सुखोई 30 लड़ाकू विमान से दागी गई ये मिसाइल ऊपर की ओर यात्रा करती हुई नजर आई और तेज गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ी। क्रिस्टल मेज 2 एक विस्तारित स्टैंड ऑफ रेंज एयर टू सतह यानी कि हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। भारतीय वायुसेना द्वारा इसका उपयोग भारतीय दुश्मनों के लंबी दूरी के रडार और वायु रक्षा प्रणालियों जैसे लक्ष्यों पर हमला करने के लिए करने की योजना है। ये बैलिस्टिक मिसाइल वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा संरक्षित क्षेत्रों में भी अपने लक्ष्य के खिलाफ प्रभावी हो सकती है। भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि युद्ध को रोकने के लिए देश के लिए सैन्य ताकत और क्षमताएं आवश्यक हैं। सेना प्रमुख जनरल ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हाल के शक्ति प्रदर्शन ने दिखाया कि जहां तक राष्ट्रीय हितों का सवाल है तो देश युद्ध लड़ने से बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगा। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के 9वें नेशनल लीडरशिप कॉन्क्लेव में डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की अहमियत पर जोर देते हुए जनरल मनोज पांडे ने कहा कि क्षमता के विकास की बात करें तो हम अहम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि वर्तमान भू रणनीतिक परिदृश्य में बड़ी तेजी से बदलाव हो रहा है।
ऐसे दौर में युद्ध रोकने के लिए सैन्य ताकत और क्षमताएं बढ़ाना आवश्यक हैं। राष्ट्र की सुरक्षा को न तो आउटसोर्स किया जा सकता है और न ही दूसरों की उदारता पर छोड़ा जा सकता है। इसलिए खतरों के प्रति मजबूत प्रतिक्रिया देने और आवश्यकता पड़ने पर युद्ध जीतने में भी सक्षम होना आवश्यक है। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। मंगलवार शाम तेज हवाएं चली और दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश भी हुई, जिससे लोगों को राहत मिली। जी हां, मौसम विभाग ने बताया कि शाम को मौसम में अचानक बदलाव आया और अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री नीचे 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि तेज हवाओं से वृक्षारोपण, बागवानी और खड़ी फसलों को खतरा होता है और मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि कमजोर ढांचों और कच्चे घरों को आंशिक से लेकर मामूली क्षति हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से घर के अंदर रहने, खिड़कियों और दरवाजों को सुरक्षित रखने और अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया है। जी हां, मौसम विभाग ने कहा है कि जोखिम को कम करने के लिए सुरक्षित आश्रय की तलाश करने और पेड़ों से बचने की आवश्यकता है। और बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की। इतिहास में आज की तारीख से कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हैं, आइए जानते हैं। 24 अप्रैल साल 2010 से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने की शुरुआत हुई। दरअसल आज ही के दिन साल 1993 को देश में सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में ऐतिहासिक अवसर था, जब सत्ता को जमीनी स्तर तक पहुंचाया गया। इस दिन पंचायती राज व्यवस्था को संस्थागत स्वरूप दिया गया और इसके लिए संविधान में 73वां संशोधन किया गया और इसी दिन से पंचायती राज व्यवस्था प्रभाव में आई। इस दिन पंचायती राज मंत्रालय देश भर में पंचायतों को बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित करता है। 24 अप्रैल साल 1974 को रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ। सितंबर साल 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले में जन्मे रामधारी सिंह हिंदी के महान कवि थे। दिनकर की प्रसिद्धि आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवियों के रूप में हुई है। साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कारों से सम्मानित दिनकर को हिंदी साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने साल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में सैनिक स्कूल घोड़ा खाल के कैडेट से मुलाकात की। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस मुलाकात की कुछ खास झलकियों के साथ। मुझे दीजिए आगे, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। सैनिक स्कूल गया छात्र की दृष्टि से, तो पहली बार मैं गांव से गया था। जो देखा वो सब कुछ नया था। वो रहन सहन, टेबल पर भोजन करना, 6 बजे पीटी करना, ड्रेस पहनना, जूते चमकाना, ये सब देखा। तब से मुझे लग गया कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सैनिक स्कूल्स का बहुत महत्व है। सैनिक schools have made great impact in our society. सैनिक स्कूल से पास किया गया लड़का जहां भी काम कर रहा है अपनी छाप छोड़ता है। अब पिछले 2-3 साल में जो बड़ा बदलाव आया है और जो समय की मांग है, सैनिक स्कूल में हमारी बेटियों का एडमिशन, ये क्रांतिकारी कदम है। और ये क्रांतिकारी कदम क्यों है? क्योंकि बेटियां आज के दिन यदि देखोगे तो सबसे ऊपर है। पायलट तो है ही वो, और हिंदुस्तानी लड़कियां पायलट नंबर के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा है। पर अपने यहां तो फाइटर पायलट भी है। दे आर इन कम्बैट पोजिशंस। पिछला गणतंत्र दिवस और कर्तव्य पथ का दृश्य, बेटा, सब आपकी शक्ति का प्रदर्शन था। हम तो देख ही रहे थे। It was biggest, most
impactful presence of our women empowerment. आपकी शिक्षा इतनी सुदृढ़ है, इतनी गहराई की है, आपके व्यक्तित्व को इतना निखार कर रही है कि जहां भी आप जाएंगे अपनी छाप छोड़ेंगे। कोई काम छोटा नहीं, कोई काम बड़ा नहीं, जो भी काम करो दिलचस्पी से करो।